हेलो स्टूडेंट, कल्याणी हायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है संविधान शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासन संरचना। फ्रेंड, एमबीबीएस मेंस एग्जाम के लिए आज के हमने टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है भारतीय राजनीति में जाति। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में जाति या जाति की राजनीति में भूमिका क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम आपको जाति से संबंधित इसकी उत्पत्ति और इसकी विशेषताएं और इसकी परिभाषा आपको बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हमारे भारत में और विश्व में तो जाति प्रथा किसी न किसी रूप में संसार के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, हमारे भारत में अपन देखते हैं तो हमारे भारत में जाति पाई जाती है और ये जो जातियां होती हैं इसमें अलग अलग रीति रिवाज पाए जाते हैं। तो यह हमारे भारत में ही नहीं होती है, यह पूरे विश्व में भी होती है। अब हो सकता है कि विश्व में हमारे भारत की तरह जाति ना हो, लेकिन वहाँ पर भी तो किसी न किसी प्रकार के रीति रिवाज पाए जाते होंगे। ठीक है, तो यह संसार के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद फिर इसका प्रभाव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी समाजों में देखने को मिलता है। इसके बाद फिर हमारे भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल से ही मानी जाती है। हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो वेद होते हैं तो हमको वेदों में वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है, और ये जो वर्ण होते थे तो वर्ण में हम देखते हैं कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे। और इन 4 वर्णों में हम देखते हैं कि जो अब वैश्य वर्ग था तो वैश्य वर्ण क्या करता था, व्यापार करने का कार्य करता था, और ब्राह्मण वर्ण क्या करता था, ये पूजा पाठ और धर्मशास्त्र का अध्ययन करने का कार्य करता था। इसके बाद फिर जो क्षत्रिय होते थे तो ये क्षत्रिय क्या करते थे, ये रक्षा करने का कार्य करते थे, और शूद्र करते थे सेवा करने का कार्य। अब जो जिस प्रकार का कार्य करता था उससे उस प्रकार की जाति निर्धारित होती चली गई, और आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती है। इसके बाद देखिए, इसमें वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातियों का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मण जिसे पुरोहित कहा जाता है। इसके बाद फिर क्षत्रिय जिन्हें योद्धा कहा जाता है। तो इन्हें योद्धा क्यों कहते थे और ब्राह्मण को पुरोहित क्यों कहते थे, क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे ये पूजा पाठ धर्मशास्त्र का अध्ययन करने का कार्य करते थे, इसलिए इन्हें पुरोहित कहते थे। फिर क्षत्रिय को योद्धा क्यों कहते थे, क्योंकि रक्षा करने का दायित्व क्षत्रिय का होता था। इसके बाद फिर जो वैश्य होता था तो वैश्य क्या करता था, यह व्यापार करने का कार्य करता था। इसके बाद फिर शूद्र ये कारीगर होते थे और सेवा करने का कार्य करते थे, तथा कुछ अछूत जातियां होती थी जो जाति से बहिष्कृत लोग होते थे। तो जो निम्न स्तर के कार्य करते थे उन्हें जाति से बहिष्कृत करके रखा जाता था या उन्हें अछूत की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में ये जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। अब फ्रेंड देखिए, इसमें जाति के प्रभाव और जाति का सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, इसके बाद में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, इन सब को पढ़ाने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे कि जाति का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, इसमें पहले जाति का अर्थ और इसकी परिभाषा। तो जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो हो सकता है आपसे 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाति का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो जाति किसका हिंदी रूपांतरण है, कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति, नस्ल या भेद। ये इसका अर्थ होता है, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर यह शब्द लैटिन भाषा के कास्टस के अत्यंत निकट है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध। आ रहा समझ में? तो जो कास्ट शब्द है या कास्टा शब्द है, यह किसके निकट होता है, तो यह कास्टस के निकट होता है, और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है विशुद्ध। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर कास्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में ग्रेसियाडियोट ने प्रजाति समूह के लिए किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्व में सबसे पहले जो कास्टा शब्द है, तो कास्टा शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो 1665 में 1665 में ग्रेसियाडियोट ने प्रजाति समूह के लिए एक विभेद के रूप में या विभेद के लिए किया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में देखिए, इसका एक अर्थ क्या हो जाता है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक समाज अनेक अलग इकाइयों में विभाजित रहता है। इकाइयों का मतलब कई जातियों में बटा रहता है, विभाजित रहता है।
और इन इकाइयों या इन जातियों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो हम देखते हैं जितनी भी जातियां होती है, जितनी भी इकाइयां होती हैं, इनमें पारस्परिक संबंध होते हैं ऊंच नीच के आधार पर। आ रहा समझ में? तो ये हमने आपको इसका अर्थ बताया है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए इसमें जाति की परिभाषा। तो जाति की परिभाषा किसने कौन सी परिभाषा दी है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें जाति की परिभाषा में तो पहले नाम आता है सर हर्बर्ट रिजले के अनुसार। तो हर्बर्ट रिजले ने जाति की परिभाषा दी है कि जाति परिवारों या कई परिवारों के समूह का संकलन होता है। आ रहा समझ में? इन्होंने क्या कहा हर्बर्ट रिजले ने? तो इन्होंने कहा कि जो जाति होती है यह परिवार या कई परिवारों का समूह का संकलन होती है। संकलन का मतलब ये सब इकट्ठे होते हैं, ठीक है, जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानते हैं तथा पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है। जो लोग विचार कर सकते हैं उन लोगों के लिए एक सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट होता है। ये हर्बर्ट रिजले की परिभाषा है जाति की। आ रहा समझ में? कुल मिलाकर बात क्या है कि जाति का अर्थ क्या है? तो जाति क्या है? कुछ परिवारों का समूह होता है जिसमें कुछ रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। हर जाति के, हर समूह के, हर इकाई के अपने अपने बंधन होते हैं। हर इकाई के, हर जाति के, हर समूह के अपने अपने नियम कायदे कानून होते हैं जिसके अनुसार वे जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो पैतृक संपत्ति होती है उसी को वो लोग अपना व्यवसाय स्वीकार करते हैं। जो भी उनका पैतृक व्यवसाय है, ठीक है, उसको वो लोग स्वीकार करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें बाबू जगजीवन राम के अनुसार। तो बाबू जगजीवन राम ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा कि जाति भारतीय राजनीति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्यता है। मतलब हमारे भारत में जाति क्या है? तो भारत में ये कहते हैं बाबू जगजीवन राम कि जाति भारतीय राजनीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सत्यता है। मतलब हमारे भारतीय राजनीति में जाति का बहुत योगदान होता है। इसके बाद फिर एक सामान्य भारतीय अपना सब कुछ त्याग सकता है परंतु अपनी जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि कभी नहीं दे सकता। ये कहते हैं कौन? बाबू जगजीवन राम कहते हैं। फिर इसके बाद में कहते हैं कि जाति प्रथा भारतीय हिंदू समाज की एक प्रमुख विशेषता होती है जो कि एक कुरीति के रूप में उभर कर सामने आई है। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो इन्होंने देखा कि हमारे भारत में जाति एक ऐसा बंधन है जिसको तोड़कर आप नहीं जा सकते, ठीक है। और अगर आप समाज के या जाति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति में विवाह नहीं करता है, ठीक है, अपनी जाति को छोड़कर किसी दूसरी जाति में विवाह कर लेता है तो उस जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। आ रहा समझ में? इसके बाद में जो जाति के लोग हैं उन्हीं के साथ खाना खाते हैं, दूसरे जातियों के साथ खाना नहीं खा सकते। इस प्रकार की समस्या हमारे भारत में पाई जाती है। ये जाति के हमारे भारत में कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये बाबू जगजीवन राम ने इस प्रकार से इसकी परिभाषा दी है, किसकी? जाति की। अब इसके बाद देखिए इसमें जाति की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जाति की कुछ विशेषताएं हैं तो इसमें एक विद्वान है जिसका नाम है N.K. दत्ता। तो इनके अनुसार जाति की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। तो पहली विशेषता देखिए इसमें जाति की कि एक जाति के सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। ये पहली विशेषता होती है जाति की। तो जो व्यक्ति होता है वह अपनी जाति में ही विवाह करता है, दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता, और अगर करता भी है तो इसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जाति से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद फिर ऐसे ही दूसरी विशेषता होती है कि विभिन्न जातियों के बीच खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। तो जो व्यक्ति जिस जाति का उसी जाति में खाना पीना करता है, दूसरी जाति के साथ खाना नहीं खा सकता। इसके बाद फिर अगला इसमें आता है पॉइंट कि अधिकतर जातियों के व्यवसाय निश्चित होते हैं। तो हमारे भारत में कुछ ऐसी जातियां होती हैं जिनके कार्य निश्चित हैं। उनके जो पैतृक कार्य हैं, उनके जो पैतृक व्यवसाय हैं या जो पुश्तैनी कार्य हैं, उसी के अंतर्गत वे लोग कार्य करते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि मोची को, ठीक है, तो मोची अगर पहले से जो कार्य कर रहे हैं वही आज भी कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में उदाहरण के लिए दूसरा है जैसे बढ़ई है, तो बढ़ई का कार्य जो करता है वह कार्य अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पुराने लोग कार्य कर रहे हैं उनकी संतान भी वही कार्य करेगी। ये कुछ हमारे भारत में जातियों की विशेषता होती है। इसके बाद फिर
अगला पॉइंट आता है कि जातियों में ऊंच नीच का संस्तरण पाया जाता है। मतलब हमारे भारत में जो जातियां होती हैं उनमें सब में ऊंच नीच का स्तर पाया जाता है। आ रहा समझ में? जैसा अपन देखते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय साथ में रहकर खाना खा सकते हैं, लेकिन जो शूद्र है वह शूद्र इन ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। तो इनके बीच में संस्तरण एक स्तर पाया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि जन्म ही मनुष्य की जाति को निर्धारित करता है। आ रहा समझ में? तो जन्म ही मनुष्य की जाति का निर्धारण करता है। ये कैसे? तो जिस बच्चे का जन्म जिस जाति में हुआ है उसको उसी जाति में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण जाति होती हैं तो लगभग हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण जाति की सब अब धीरे धीरे सब नकल करने में लगे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद फिर अगला इसमें आता है पॉइंट कि जाति के नियमों को तोड़ने पर जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो जो व्यक्ति जाति के नियमों का उल्लंघन करता है उसे जाति से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद फिर अगली और आखिरी विशेषता है कि एक जाति से दूसरी जाति में जाना संभव नहीं होता। ठीक है। तो ये सब हमारे भारत में और विश्व में जो जातियां हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा बताया है जाति के बारे में। अब इसके बाद देखिए हमारे भारत में जाति और राजनीति में संबंध। अब जाति और राजनीति में संबंध क्या है? तो इसमें देखिए कि हमारे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अर्थ होता है कि अब निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो हमारे भारत में जनता को। मतलब अब हमारी जनता यह निर्धारित करेगी कि हम पर शासन कौन करेगा। आ रहा समझ में? उसे कहते हैं लोकतंत्र। और जब इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया तो वही कहलाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में हमारी जनता डिसाइड करती है, हमारी जनता यह निर्धारित करती है कि हम पर शासन कौन करेगा। हमारी जनता जिसको चाहेगी उसको निर्वाचित करेगी, हमारी जनता जिसे चाहे उसे सरकार के रूप में बैठाएगी। ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसमें फिर तो भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने से भारतीय समाज में स्थापित जाति प्रथा ने मतदान में, ठीक है, जाति प्रथा ने मतदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया। तो जब हमारे भारत में हमें आज़ादी प्राप्त होती है तो आज़ादी के पश्चात हम देखते हैं कि हमारे भारत में लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया, जिससे हमारे भारतीय समाज में मतदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किया गया है। तो अब हम देखते हैं जो चुनाव होते हैं तो चुनाव में हर व्यक्ति एक वोट दे सकता है। ठीक है, वोट देता है जिसके माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो हमें जो व्यक्ति उचित लगता है हम उसे वोट देते हैं। ठीक है, और वह हमारे प्रतिनिधि के रूप में विधानमंडल में कार्य करता है और विधान बनाने के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मतदान में भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया और जाति के राजनीति में भूमिका से जाति महत्वपूर्ण व प्रभावकारी बनती चली गई। और जब हमारे भारत में जाति के जो कुछ जाति के लोग थे जब राजनीति में आना शुरू हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे इनकी भूमिका भी बढ़ने शुरू हो जाती है या इनकी भूमिका में बदलाव आने लगे। ठीक है, पहले हम देखते थे कि आज़ादी से पहले जाति का उतना कोई महत्व नहीं था और न ही जाति का राजनीति में इतना कोई योगदान था। और जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि विभिन्न जाति के लोग चुनाव में खड़े होते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति जिस जाति का है चुनाव में जो खड़ा हुआ है तो उसको उसकी जाति के लोग सारे के सारे लोग उसे वोट देते हैं। तो फिर इससे क्या हुआ कि इससे हमारे भारत में जाति का राजनीति में प्रवेश हुआ और राजनीति में जाति महत्वपूर्ण होती चली गई, जाति का राजनीति में प्रभाव बढ़ता चला गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर रुडोल्फ होते हैं तो प्रोफेसर रुडोल्फ के शब्दों में देखिए तो प्रोफेसर रुडोल्फ ने कहा है कि भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के संबंध में जाति वह धुरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों या नए मूल्यों एवं तरीकों की खोज की जा रही है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गई है जिसके द्वारा भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। ये इन्होंने कहा है किसने? प्रोफेसर रुडोल्फ ने। तो अगर आपसे कहा जाए या आपसे पूछा जाए एग्जाम में
कि जाति और राजनीति में संबंध को स्पष्ट कीजिए प्रोफेसर रुडोल्फ के शब्दों में। तो 3 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला पॉइंट आता है कि रजनी कोठारी के अनुसार। अब रजनी कोठारी ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है रजनी कोठारी ने कि जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। आ रहा समझ में? इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। आ रहा समझ में? इनका कहने का अर्थ यह है कि राजनीति में हम देखते हैं कि जाति का योगदान बढ़ रहा है, ठीक है, या जाति की भूमिका बढ़ती जा रही है, लेकिन वास्तव में क्या है कि अब जाति का राजनीतिकरण हो चुका है। मतलब अब राजनीति किसके आधार पर की जाती है, अब राजनीति जाति के आधार पर की जाती है। ये कहते हैं कौन, रजनी कोठारी। अब आगे देखें इसमें कि भारत में जाति एवं राजनीति के मध्य आपसी संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है कि राजनीति में जातिवाद के प्रभाव को जाति का राजनीतिकरण कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि राजनीति में जातिवाद का जब प्रभाव बढ़ने लगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, जाति का राजनीतिकरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत राजनीति जाति के संगठन के माध्यम से अपना आधार दृढ़ करती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत मतलब हमारे भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है, भारत में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीति के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत जाति के संगठन के माध्यम से अपना आधार दृढ़ करती है। तो आज हम देखते हैं कि विभिन्न जातियों के विभिन्न संगठन है हमारे भारत में, और ये जो जातियों के संगठन होते हैं और यही संगठन के सदस्य या इन्हीं संगठनों के प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। और ये जब चुनाव लड़ते हैं तो इन जातियों के जितने भी सदस्य हैं ये उसी व्यक्ति को वोट देंगे। ठीक है। और जब ये लोग चुनाव जीतकर संसद में बैठते हैं तो ये सब अपनी अपनी जातियों को बढ़ावा देने में लग जाते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है पॉइंट कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों का चयन तथा सफलता की संभावना का आकलन जाति मापदंडों से किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, तो जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है और उस जाति के व्यक्ति अगर ज़्यादा हैं तो निश्चित है कि वह व्यक्ति चुनाव अवश्य जीतेगा। आ रहा समझ में, या अवश्य उसे सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद में फिर योग्यता एवं सेवा की उपेक्षा की जाती है। अब यहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि क्या वह व्यक्ति चुनाव लड़ने योग्य था या नहीं था। अगर जाति का है तो लोग उसको मतदान या उसको वोट अवश्य देंगे, अब वो चाहे सेवा करे चाहे ना करे, चाहे उसमें योग्यता हो चाहे ना हो। हर बात समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि जातियाँ सरकार की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। क्या होता है कि जब हमारे भारत में मान लीजिए कि एक ही जाति या किसी भी जाति के लोग अगर ज़्यादा हैं और सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो हो सकता है ये जातियाँ सरकार के निर्णय का विरोध करें। अब सरकार के निर्णय का जब विरोध करते हैं तो फिर क्या होता है कि अंत में फिर सरकार को ये अपने निर्णय वापस लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर उदाहरण है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का मामला हो, इसके बाद फिर मंडल आयोग के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का क्रियान्वयन का मामला हो। आ रहा समझ में, तो ये सरकार के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित भी करते हैं। आ रहा समझ फ्रेंड। इसका एक ताज़ा उदाहरण हमारे पास है कि जैसे हम देखते हैं कि अभी हाल ही में हमारी भारत सरकार ने कृषि विधेयक या कृषि बिल को लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही सरकार ने ये प्रयास किया तो किसानों का आंदोलन तेज होता चला गया और अंत में सरकार ने त्रस्त होकर इस निर्णय को वापस लिया। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो संगठन होते हैं या विभिन्न प्रकार की जातियों के संगठन होते हैं ये सरकार के निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आगे देखिए इसमें प्रशासन में आरक्षण के माध्यम से जाति को महत्व प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड। तो आप देखते हैं जैसे प्रशासन में हम देखते हैं तो प्रशासन में भी आरक्षण के माध्यम से जाति को महत्व अधिक दिया गया है, जातियों को अधिक महत्व प्रदान किया गया है।
जैसे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, ठीक है, तो इनका प्रमोशन भी जल्दी होता है। इसके बाद इस मतलब प्रशासन में भी आरक्षण दिया गया है। इसके बाद फिर जैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो एससी को और एसटी को और ओबीसी को आरक्षण दिया गया और आरक्षण के चलते इनका सिलेक्शन कम अंक पर ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, राजनीतिक नेतृत्व का जनाधार केवल जाति का आधार तक ही सीमित होता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि जाति संघर्ष से राजनीति के अंतर्गत हिंसा का प्रवेश हो गया है। तो आज हम देखते हैं कि जो जाति संघर्ष मतलब जातियों में संघर्ष बढ़ने लगा है, जिसके तहत राजनीति में क्या होने लगी, अब हिंसा बढ़ने लगी है। तो आज हम देखते हैं कि कई स्थान पर, कई राज्यों में ये जातियों के नाम पर, ये जातियों के आधार पर, जातियों के संघर्ष के कारण हिंसा की घटनाएं हम देखते रहते हैं या समाचार पत्र में पढ़ते रहते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। तो जब मंत्रिमंडल का भी गठन होता है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री या जो उच्च कद्दावर नेता होते हैं उसमें सभी जातियों को शामिल किया जाता है मंत्रिमंडल में, ठीक है। इसके बाद फिर सभी राजनीतिक दल सिद्धांततः जातिवाद की निंदा करते हैं, किंतु जाति ध्रुवीकरण के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम हमारे भारत में देखते हैं कि जो नेता वर्ग होता है एक तरफ तो जातिवाद की निंदा करते हैं, जातिवाद की बुराई करते हैं, और जातिवाद का अर्थ क्या है कि एक ही जाति को जब बढ़ावा दिया जाता है, एक ही जाति को जब अधिक प्रश्रय दिया जाता है तो उसे हम जातिवाद कहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि हमारे भारत में जो कुछ नेता होते हैं तो नेता लोग जातिवाद की निंदा करते हैं, लेकिन उसी जाति को आधार बनाकर उसी जाति के ध्रुवीकरण के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। तो हमारे भारत में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका किस आधार पर की गई है, तो देखिए इसमें तो भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, पहला आधार देखिए इसका कि जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन। आ रहा समझ में? तो जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वही आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन, तो देखिए इसमें फ्रेंड भारत के सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे भारत में जितने भी राजनीतिक दल होते हैं तो अपने प्रत्याशियों का चयन किस आधार पर करते हैं? जाति के आधार पर करते हैं। जाति के आधार पर निर्णय लेते हैं कि इस जाति के व्यक्ति को चुनाव में हमें इस क्षेत्र में खड़ा करना है। मान लीजिए कि अगर हमारे भारत में किसी क्षेत्र में गुर्जर लोग ज़्यादा निवास करते हैं तो राजनीतिक दल क्या करेगा? तो राजनीतिक दल उस क्षेत्र में गुर्जर व्यक्ति को चुनाव के लिए खड़ा करेगा। आ रहा समझ में? फिर मान लीजिए कि हमारे भारत में किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में जाट जातियां ज़्यादा रहती हैं तो वहाँ पर राजनीतिक दल क्या करेंगे? तो राजनीतिक दल वहाँ पर जाट व्यक्ति को चुनाव के लिए खड़ा करेंगे। ऐसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में राजपूत जाति ज़्यादा है तो उस क्षेत्र में राजपूत जाति के व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया जाता है। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में ये जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन किया जाता है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया जाता है। और जिस चुनाव क्षेत्र में प्रायः जिस जाति का बहुमत होता है उसी जाति के उम्मीदवार को वहाँ पर खड़ा किया जाता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला पॉइंट आता है कि जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास, ठीक है। तो इसमें देखिए तो जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास तो कैसे है, देखिए इसमें तो राजनीति के अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के लिए जाति प्रधान राजनीतिक दलों का विकास हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे भारत में अपन देखते हैं कि राजनीति में अगर सफलता प्राप्त करना है तो जो जाति प्रधान राजनीतिक दल होते हैं अब उनका विकास होता जा रहा है। मतलब धीरे धीरे अब हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें जातियों का महत्व बढ़ता जा रहा है, जातियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इन्हीं जातियों के आधार पर राजनीतिक दल का भी गठन होने लगा है हमारे भारत में। यह नेता जाति की भावनाओं को बढ़ावा देकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं और उसी के आधार पर चुनाव जीतने का प्रयास भी करते हैं। जैसे हमारे भारत में कुछ दल हैं, लोकदल पार्टी,
बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना, ये कुछ ऐसे दल हैं हमारे भारत में जो जाति प्रधान राजनीतिक दल हैं। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर या इन्हीं दलों के आधार पर हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों का विकास भी हो रहा है जाति के आधार पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये जाति की भूमिका है राजनीति में, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला पॉइंट आता है कि राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत आरक्षण के माध्यम से हितों को पूरा करना। तो हमारे भारत में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जातिगत आरक्षण के माध्यम से हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें कि पिछले कुछ वर्षों में दुर्बल वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सभी राजनीतिक दल आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो आपको पता होगा कि जब हमारे भारत में संविधान को लिखा गया था या संविधान बनाया गया था तो उस समय आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष के लिए किया गया था। लेकिन जैसे आरक्षण खत्म होने का समय आता है तो सरकार हर 10 वर्ष के लिए उसको आगे बढ़ा देती है। जो भी सरकार होती है उसे आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहती। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं ये आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कई वर्षों से आप सुनते आ रहे होंगे कि आरक्षण खत्म होने वाला, आरक्षण खत्म होने वाला है, लेकिन जैसे खत्म होने का समय पास में आता है तो सरकार क्या करती है? सरकार उसमें संशोधन करके उसका समय आगे बढ़ा देती है। ठीक है, तो कोई भी राजनीतिक दल आरक्षण खत्म करने के बजाय आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसके बाद फिर आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक दल जातिगत समूहों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी सरकार आरक्षण खत्म क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर आरक्षण खत्म कर दिया तो आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में वह सरकार का जो दल है वह नहीं जीत पाएगी। मतलब जिस पार्टी की सरकार है वह पार्टी आने वाले चुनाव में नहीं जीत सकती, वह पार्टी आने वाले चुनाव में हार जाएगी। इसलिए कोई भी पार्टी की सरकार इस आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहती और इस आरक्षण को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए आगे निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। तो भारत में जाति पर आधारित संगठित संगठन शासन के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो जाति पर आधारित संगठन होते हैं तो जितने भी संगठन होते हैं ये सरकार के या शासन के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संगठन प्राप्त अपने आरक्षण अधिकार की समय सीमा बढ़ाना चाहते हैं। तो जितने भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर आधारित संगठन होते हैं ये आरक्षण को खत्म नहीं होना देना चाहते। ये हमेशा चाहते हैं कि आरक्षण बना रहे, आरक्षण बरकरार रहे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी इस आरक्षण का लाभ प्राप्त हो। इसके बाद फिर देखिए जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ वे प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो जातियां आरक्षण प्राप्त नहीं है, मतलब जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं है वे जातियां क्या कर रही हैं? वे जातियां आरक्षण प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रही हैं और कुछ अपने को आरक्षित जातियों की सूची में शामिल कराने के लिए प्रयत्नशील है। कुछ जातियां ये चाहती हैं कि हमारी जाति को भी आरक्षण मिले या हमारी जाति को भी आरक्षण की सूची में शामिल कर लिया जाए ताकि जाति को भी लाभ प्राप्त हो। अब इसके बाद में आपने देखा होगा कि कुछ सामान्य जातियां होती है या जनरल कैटेगरी में आने वाली जातियां होती हैं, इन जातियों ने भी आंदोलन किया था, इन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया था जिसके माध्यम से सरकार को 10% आरक्षण देना पड़ा। आर्थिक आधार पर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग हैं उन्हें भी हमारी सरकार ने 10% आरक्षण दिया है आर्थिक आधार पर। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें राजनीति के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता को व्यवहार में लाया गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है पंथ निरपेक्षता, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार होगा, किसी के धर्म को मानने से रोका नहीं जाएगा। अर्थात हम इसको एक शब्द में याद रख सकते हैं कि हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, हमारा राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। आ रहा समझ में? तो अगर कोई अपना पंथ चलाना चाहता है तो चला सकता है, जिसको जो धर्म मानना है वह धर्म मान सकता है। इसमें हमारे राज्य को, हमारी सरकार को, हमारे संविधान को कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो राजनीति के अंतर्गत
पंथ निरपेक्षता को व्यवहार में लाया गया है। देखिए आगे इसमें कि भारतीय समाजों में धार्मिक सहनशीलता की प्रवृत्ति बड़ी है। आ रहा समझ में? हम देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में धार्मिक सहनशीलता की प्रवृत्ति बड़ी है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे भारत में अब धर्म को लेकर उतना विवाद नहीं होता है। हर व्यक्ति हर धर्म को मानने से नहीं रोकता है। हम देखते हैं कि जैसे मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति हैं या मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो वे अपना धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म अपने धर्म को मानते हैं। ठीक है, दोनों एक धर्म के प्रति सहनशीलता रखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जब गणेश जी का उत्सव आता है तो उसमें कुछ मुस्लिम धर्म के लोग भी भागीदार के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे फिर हम देखते हैं जब ईद का समय आता है, ठीक है, या और अन्य मुस्लिमों के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कुछ हिंदू लोग भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये धार्मिक सहनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे भारत में। इसके बाद फिर देखिए इसमें प्रवृत्ति बड़ी है क्योंकि कोई भी जाति समूह पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत जैसे आधुनिक मूल्यों को अपनाए बिना राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति धर्म के प्रति सहनशीलता नहीं रखेगा तो वह राजनीति में सफल हो ही नहीं सकता, वह राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए धर्मों को प्रति सहनशीलता बढ़ती जा रही है हमारे भारत में। ठीक है, इसके बाद देखिए विभिन्न जातियों में पारस्परिक सहयोग के कारण पंथ निरपेक्षता को व्यवहार में अपनाया गया है। आ रहा समझ में? तो हम देखते हैं कि विभिन्न जातियों में पारस्परिक सहयोग के लिए, सब एक दूसरे के सहयोग के लिए पंथ निरपेक्षता के व्यवहार को अपनाया गया है। तो जिसको जो धर्म मानना है माने। ठीक है, इसमें हमारा राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हमारे राज्य का, हमारे संविधान का या हमारे भारत का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, जिसको जो धर्म मानना है मान सकता है। हमारी सरकार, हमारे राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो राजनेता होते हैं ये सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता का भाव रखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आगे मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। तो जब सरकार जब आती है अस्तित्व में, या जब हम देखते हैं कि किसी भी पार्टी को जब विजय प्राप्त होती है, बहुमत की सरकार बनती है, या जब सरकार जीतती है, तो जिस पार्टी की सरकार बनती है तो उस पार्टी में जब मंत्रियों को बनाया जाता है तो जो मंत्रिमंडल होता है तो मंत्रिमंडल में भी जातियों को ध्यान में रखकर मंत्री पद प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें केंद्रीय एवं राज्यों के मंत्रिमंडलों में विविध जातियों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। जैसे ब्राह्मण का ध्यान रखा जाता है, जाट का ध्यान रखा जाता है, राजपूतों का ध्यान रखा जाता है, कायस्थ का ध्यान रखा जाता है, दलित और पिछड़े वर्गों का भी ध्यान रखा जाता है। अगर इन जातियों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आने वाले समय में चुनाव में पार्टी नहीं जीत पाएगी। इसलिए सभी प्रकार की सभी जातियों के लोगों को मंत्री बनाया जाता है और इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें चुनाव प्रचार में राजनीति का सहारा, आगे देखिए चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। ठीक है, राजनीति का नहीं, जाति का सहारा है। तो देखिए इसमें कि राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं। आ रहा समझ में? तो खुलकर प्रयोग कैसे करेंगे? तो जब चुनाव होता है तो जो भी उम्मीदवार है वह जनता से वादा करता है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम अनुसूचित जाति के लिए ये कार्य करेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए हम ये कार्य करेंगे, हम ब्राह्मणों के लिए ये कार्य करेंगे, हम मुस्लिम भाइयों के लिए ये कार्य करेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी उम्मीदवार होता है जब चुनाव में खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए तो ऐसा खुलकर जातियों शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए चुनावों के समय जाति समीकरण बैठाए जाते हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य होता है उसमें उसी जाति के बड़े नेता का चुनाव प्रचार हेतु भेजने का प्रयत्न करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारे भारत में जब चुनाव होते हैं तो जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं उस क्षेत्र में उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है और उसी जाति के व्यक्ति को चुनाव प्रचार करने के लिए भेजा जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे जातिगत दबाव समूह। अब इसका अर्थ क्या होता है जातिगत दबाव समूह का?
तो जातीय संगठन राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जितने भी जातिगत संगठन होते हैं, तो ये जातिगत संगठन क्या करते हैं, ये हमारे भारत में राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। जैसे आपने देखा हो कई बार कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलन होता है, तो गुर्जर जब आंदोलन करते हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं। फिर इसके बाद देखा होगा आपने गुजरात में एक बार पाटीदार समूह का या पाटीदार जाति के लोगों का आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जातियों के जो संगठन होते हैं ये क्या करते हैं, ये सरकार पर दबाव बनाते हैं। इसके बाद देखिए फिर अपने जाति हितों के अनुसार निर्णय करने एवं जाति हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णयों को रोकने या बदलने हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं। तो अगर सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया है जिससे इन जातियों को यदि फायदा नहीं होता है, इन जातियों को जब प्रॉफिट नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है, तो ये जाति के लोग सरकार की नीतियों का, सरकार के निर्णय का विरोध करते हैं और सरकार से कहते हैं कि सरकार अपने निर्णय को वापस ले। इस प्रकार से सरकार पर दबाव बनाते हैं। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें जाति एवं प्रशासन। तो भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आ रहा समझ में? तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो प्रतिनिधि संस्थाएं, उनके अलावा हमारे भारत में जो प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण हमारे भारत में दिया गया है। तो प्रशासन में भी इन जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है। SC, ST और OBC इन लोगों को भी प्रशासन में आरक्षण दिया गया है। इसके बाद में भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय या निर्णय करते समय क्षेत्र की प्रधान एवं संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी भी जब कोई निर्णय लेते हैं तो उस क्षेत्र में जो जातियां ज़्यादा निवास करती हैं तो उनको ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। ऐसा ना हो कि प्रशासनिक अधिकारी ने कोई निर्णय लिया और वहाँ की जो जाति है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो वह जाति जो बाहुल्य क्षेत्र है, अगर उस जाति के लोगों को निर्णय पसंद नहीं आता है या प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा निर्णय जो लिया जाता है अगर वह तर्कसंगत नहीं है तो फिर उसका विरोध होगा। तो इसलिए वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है या जो भी निर्णय लेना है तो फिर उसको वहाँ के जाति के लोगों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे राज्यों की राजनीति में जाति। अब राज्यों की राजनीति में जाति, तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या है। तो राज्यों की राजनीति के अंतर्गत जाति का निर्णायक भाव स्पष्ट होता है और किसी भी राज्य की राजनीति जाति प्रभाव से मुक्त नहीं है। हमारे भारत में हम देखते हैं कि जितने भी राज्य हैं और जितने भी राज्यों में राजनीति होती है तो ये जाति, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये राजनीति या इस क्षेत्र की जो राजनीतिक दल है ये जाति से प्रभावित ना हो। जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे भारत में, तो सभी राज्य में जितने भी राजनीतिक दल हैं ये जातियों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में ब्राह्मण और अब्राह्मण के बीच संघर्ष की संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जितनी भी जातियां हैं तो हर जाति का व्यक्ति चाहता है कि हमारी जाति के लोग राजनीति में आए, हमारी जाति के लोग राजनेता बने, हमारी जाति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बने। हर समाज का व्यक्ति या हर जाति के व्यक्ति यही सोचते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमारे भारत में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार हम देखते हैं कि ये मंत्री बनने के चक्कर में, नेता बनने के चक्कर में, ठीक है, अपने अपने जातियों के बढ़ाने के चक्कर में इनमें कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें, तो ब्राह्मण और अब्राह्मण लोगों के बीच संघर्ष होता है। आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी जाति के जो लोग होते हैं इनके बीच संघर्ष होता है। इसके बाद फिर राजस्थान में जाट और राजपूतों के बीच संघर्ष बना रहता है। इसके बाद फिर बिहार में राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ जनजातियों के बीच संघर्ष बना रहता है। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में सवर्णों एवं दलितों के मध्य संघर्ष बना रहता है। फिर इसके बाद में
महाराष्ट्र में ब्राह्मण और मराठा जातियों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इसके बाद फिर उड़ीसा में आदिवासी या पिछड़ी जातियों के मध्य हमेशा संघर्ष होता रहता है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि हर जाति का व्यक्ति चाहता है कि हमारे मंत्री ज़्यादा ज़्यादा बने। हर व्यक्तिगत जाति या हर जाति का व्यक्ति यह चाहता है कि हमारी जाति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में प्रवेश करें। और जब इन जातियों के लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो फिर इन्हीं की जातियों का विकास वो लोग तेज़ी से करते हैं। इसलिए हर जाति का व्यक्ति चाहता है कि हमारे मंत्री बने। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अगला आता है कि राज्यों की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए हैं। मतलब हमारे भारत में जो राज्य होते हैं और इन राज्यों में जो राजनीति होती है, तो इसके संबंध में कुछ तथ्य उभर कर हमारे सामने आए हैं। तो ये कौन कौन से तथ्य हैं? तो देखिए, इसमें पहला है कि राज्यों की राजनीति में उम्मीदवार का नामांकन, चुनाव का प्रचार प्रसार, मतदान आदि में जातिवाद भावनाओं को प्रेरित किया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं, तो हर राज्य में जो राजनीतिक उम्मीदवार का नामांकन होता है वो जाति से प्रभावित होकर भरा जाता है। ठीक है, जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं उस क्षेत्र में उसी जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद फिर चुनाव का प्रचार करने में भी जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं उस क्षेत्र में उसी जाति के व्यक्ति को चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा जाता है। फिर इसके बाद में मतदान में भी यही होता है। और इसके बाद फिर जातिवाद भावनाओं को प्रेरित भी किया जाता है। आ रहा समझ में? तो जब चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है तो फिर जिस जाति के लोग उस क्षेत्र में उस राज्य में ज़्यादा निवास करते हैं तो उसी जाति के व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि राजपूत लोग जिस क्षेत्र में जिस राज्य में ज़्यादा रह रहे हैं तो उस क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए किसी राजपूत को भी भेजा जाता है। और फिर वह कहते हैं कि हमारे राजपूत भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम राजपूत जातियों के लोगों के लिए ये कार्य करेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए अगला आता है कि जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे राज्यों की राजनीति में भी जातिवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे भारत में आधुनिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है वैसे वैसे हमारे भारत में जो राजनीति है तो राजनीति में भी जातिवाद का बोलबाला हो रहा है। हम देखते हैं कि राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, जातिवाद को बढ़ावा ही दे रहे हैं लोग। हमारे भारत में देखते जितने भी नेता हैं चाहे उम्मीदवार हैं ये सब अपनी अपनी जाति को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद देखिए मतदाताओं को जातिगत भावनाओं के पक्ष में मतदान देने के लिए परिवर्तित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि जो भी मतदाता होते हैं तो मतदाताओं को जातिगत भावनाओं के पक्ष में मतदान देने के लिए परिवर्तित किया जाता है। कहते हैं कुछ उम्मीदवार कि मैं भी आपकी ही जाति का व्यक्ति हूं तो कृपया आप मुझे ही वोट दें, बोलते हैं ऐसे। इसके बाद फिर जाति ने राज्यों में संगठन के लिए शक्तिशाली आधार प्रदान किया है। तो हम देखते हैं कि जाति ने राज्यों में संगठन के लिए शक्तिशाली आधार प्रदान किया है। मतलब क्या है कि हमारे भारत में विभिन्न जातियों के संगठन पाए जाते हैं और इन्हीं संगठन के लोग फिर राजनीति में प्रवेश करते हैं। इन्हीं जातिगत संगठन के लोग चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है कि राजनीति में जाति का प्रभाव बढ़ता चला जाता है, जाति का राजनीति पर दबाव बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे हम देखते हैं कि जाति का भी प्रभाव राजनीति में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जबकि हमारे संविधान में ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। जाति के आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, जाति के आधार पर कभी भी कोई वोट नहीं मांगी जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे राजनीति में जाति की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट देखिए कि राजनीतिक दलों ने जब जनता को आकर्षित करने में अपने आप को असमर्थ महसूस किया तब राजनीति का खेल खेलना इन्होंने शुरू किया और नेताओं ने राजनीति में जातिवाद का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि दलित शोषितों के उत्थान की आड़ में जातिवाद को राजनीति का अनिवार्य अंग बना दिया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो नेता वर्ग होता है
या जो उम्मीदवार होते हैं वो दलित शोषितों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार से जातियों का सहारा लेते हैं, जातियों का राजनीति में वर्णन करते हैं कि हम इस जाति के उत्थान के लिए ये कार्य करेंगे, हम आपके विकास के लिए ये कार्य करेंगे, हम पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए ये विकास का कार्य करेंगे, और ये विभिन्न प्रकार के वायदे करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए कि जातिवाद के कारण जहां राज्य का उद्देश्य जन कल्याण था उसको बदलकर रख दिया गया है, उसका वास्तविक उद्देश्य विभिन्न जातियों को सिर्फ संतुष्ट करने मात्र रह गया है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि राजनीतिक दलों ने जातियों को वोट बैंक के रूप में हमेशा प्रयोग करना शुरू किया है। तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ये सभी राजनीतिक दल जातियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे भारत की जो भोली भाली जनता है, हमारी भारतीय जनता इन राजनीतिक दलों के मुद्दों को समझ नहीं पाती, इन राजनीतिक दलों की चाल को समझ नहीं पाती है। इसके बाद देखिए फिर अगला पॉइंट है कि जातिवाद ने लोकतंत्र की धारणा के विरुद्ध काम किया है। आ रहा समझ में? जो हमारा जातिवाद है, तो जातिवाद की जो अवधारणा है इसने लोकतंत्र की धारणा या अवधारणा के विरुद्ध कार्य किया है। आ रहा समझ में? हम देखते हैं कि जब जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है, जो जातियां होती हैं उनका वर्चस्व स्थापित होने लगता है, और फिर जिस लोकतंत्र की बात की जा रही थी यह लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। इसके बाद फिर आगे देखिए अगली आलोचना है कि जाति व्यवस्था ने राष्ट्र के एकीकृत स्वरूप के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। हमारे भारत में हम एक देश एक राष्ट्र की जो बात करते हैं, हम जो एकता की बात करते हैं, जब इस प्रकार से अगर जाति को बढ़ावा दिया जाएगा तो यह हमारे भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए संकट उत्पन्न कर देता है। इसलिए जातिवाद को बढ़ावा न दें, सिर्फ हमारे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें। ठीक है, हमारे देश के हित के लिए कार्य करें, जनता के कल्याण के लिए कार्य करें, न कि सिर्फ किसी एक जाति के लिए कार्य करें। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए, इसमें अगला पॉइंट है कि राजनीति ने समाज व्यवस्था के दोषों को बढ़ावा देकर उसे परस्पर जाति संघर्ष एवं वैमनस्यता की आग में डाल दिया है, जिस पर हमारे राजनेता अपने हाथ सेकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये भारत में राजनीति में जाति की भूमिका की कुछ आलोचनाएं थी जो आपको ध्यान रखना है। तो जैसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा आपको आंसर देना है। अब देखिए इसमें जातिगत राजनीति। अब जातिगत राजनीति किसे कहते हैं, तो यह आपसे 3 नंबर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें जातिगत राजनीति क्या है, तो जातीय नेतृत्व द्वारा जाति हितों या मुद्दों को उठाकर जाति में अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाना ही जातिगत राजनीति है। अतः राजनीति में जातिवाद के प्रभाव को जातिगत राजनीति कहा जाता है। आ रहा समझ में? जब राजनीति में जातिवाद का प्रभाव बढ़ने लगता है तो उसे ही जातिगत राजनीति कहते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब जातियों का इंटरफेयर, जातियों का हस्तक्षेप या जातियों का प्रभाव जब राजनीति में बढ़ने लगता है तो उसे हम जातिगत राजनीति कहते हैं। तो इसका सरल सा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे गुजरात में पाटीदार समाज है, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग पहले जाति मतलब जो पाटीदार जाति होती है उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, तो उसमें फिर देखिए कि जो उसके पाटीदार व्यक्ति है, अब वह धीरे धीरे क्या करेगा, तो वह धीरे धीरे कहेगा कि हमको पाटीदार समाज के विकास के लिए ये कार्य करना है, हमें ये कार्य करना है। तो पाटीदार समाज के लिए वह व्यक्ति लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब वह पाटीदार समाज में बहुत प्रसिद्ध हो जाता है तो फिर वो क्या करेगा, राजनीति में आ जाएगा, चुनाव लड़ना शुरू करेगा। अब जब चुनाव में खड़ा होगा तो फिर वह कहेगा कि यदि आप हमें जिताते हैं, यदि आप हमें सत्ता में लाते हैं तो हम पाटीदार समाज के लिए कार्य करेंगे। तो ऐसा हम देखते हैं कि जाति का पहले उत्थान के लिए कार्य करते हैं, फिर धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, जातिगत राजनीति कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए फ्रेंड, फिर इसमें आगे अगला आता है जातिगत राजनीति के सकारात्मक प्रभाव।
अब जो जातिगत राजनीति होती है तो इसके सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? तो पहला प्रभाव होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। ठीक है, अब इसका सामाजिक संरचना में परिवर्तन कैसे होता है? तो देखिए, इसमें जातिवाद के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है। ठीक है, जाति की राजनीति ने समाज की संस्कृति को भी प्रभावित किया है। समाज की सभी जातियों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन और आचार विचार, इन सभी में परिवर्तन आया है। अब जो निम्न जातियां होती है वह उच्च जातियों का अनुसरण करने लगी हैं। जो निम्न जातियां थी अब वह उच्च जातियों की तरह रहती हैं। उच्च जातियों के लोगों के समान ही वस्त्र पहनते हैं, उच्च जातियों के समान ही खाना पीना खाते हैं, रहन सहन होता है, उनके विचार उस प्रकार के होते हैं। आ रहा समझ में? अतः अब इन क्षेत्रों में समानता बढ़ने लगी है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। ये पहला सकारात्मक प्रभाव है जातिगत राजनीति का। दूसरा होता है मतभेदों का कम होना। ठीक है, जातिगत राजनीति या जाति की राजनीति ने जातियों के मध्य मतभेदों को भी कम किया है और विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता भी आई है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए, इसमें अगला आता है राजनीतिक सक्रियता। अब राजनीतिक सक्रियता इसमें क्या होता है? तो जाति की राजनीति ने लोगों में राजनीतिक सक्रियता उत्पन्न की है। मतलब अब राजनीति में लोग भाग लेना शुरू कर चुके हैं। लोग पॉलिटिक्स में अब इंटरेस्ट रखने लगे हैं, रुचि रखने लगे हैं। ठीक है, और जाति में अपना दबदबा एवं अपने हितों की रक्षा के लिए लोग राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं और सामाजिक सेवा का कार्य भी करने लगे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है राजनीतिक जागरूकता। जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्व भी बढ़ा जो पहले राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे या शक्ति विहीन थे। ठीक है, अब इन लोगों का भी राजनीति में प्रभाव बढ़ने लगा है। अब उन्हें प्रजातंत्र में मतलब लोकतंत्र में अपने संख्या बल का लाभ होने लगा है। तो जिन जातियों की संख्या ज़्यादा है अब उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण भी उन्हें लाभ प्राप्त होने लगा है और ऐसे जातियों में राजनीतिक जागरूकता आई है और शासन में उनकी सहभागिता भी बढ़ी है। पहले हम देखते थे कि जो अनुसूचित जनजाति होती थी पहले इनका राजनीति में उतना योगदान नहीं था जितना अब वर्तमान में है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला देखिए सामाजिकता एवं एकता की भावना का विकास। तो जाति एवं राजनीति के संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। विभिन्न जाति के लोग जाति पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा विकसित संचार की तकनीक के कारण एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं और एक दूसरे की समस्याओं में सहायता भी करते हैं। सब एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये इसकी सकारात्मक भूमिका है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए जातिगत राजनीति के नकारात्मक प्रभाव। तो इससे पहले हमने आपको इसके सकारात्मक प्रभाव बताए, अब देखिए इसमें इसके नकारात्मक प्रभाव। तो जातिगत राजनीति के नकारात्मक प्रभाव में पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान या राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान। तो कभी कभी जातीय संगठन के लोग आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, जिसके कारण हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि कई जाति के लोग आंदोलन करते हैं और यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो जाता है, जैसे गुर्जरों का आंदोलन राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा पाटीदार लोगों का आंदोलन, फिर इसके बाद में जाट लोगों का आंदोलन, इसके अलावा और अन्य जातियां होती हैं। इन जातियों के जब आंदोलन होते हैं तो धीरे धीरे ये आंदोलन हिंसक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जब ये आंदोलन हिंसक हो जाते हैं तो तोड़ फोड़ की जाती है और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे हमारे भारत में औद्योगिक विकास और व्यापार को नुकसान होता है। ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। दूसरा है नकारात्मक प्रभाव अलोकतंत्रीय भावना। ठीक है, अब मैं लोकतंत्र का अर्थ तो आपको पहले ही बता चुका हूँ।
फिर ये अलोकतंत्र की भावना क्या है, तो देखिए इसमें आगे क्या है, तो जातिवाद लोकतंत्री भावना के विरुद्ध होता है। जब धीरे धीरे जातिवाद बढ़ता है, जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, तो इससे लोकतंत्र की भावना धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और यह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे लोकतंत्री मूल्यों को नुकसान पहुंचाता है और जातिवाद समाज में फूट डालता है, विखंडन उत्पन्न करता है, संकीर्ण हितों को प्रोत्साहित करता है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर विखंडन का मतलब क्या है, लोगों में आपसे फूट होने लगती है, लोगों में एकता नहीं रहती है। संकीर्ण हित मतलब जब जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा तो जो व्यक्ति नेता है वह अपनी अपनी जाति का ही विकास करना चाहेगा, दूसरी जातियों का विकास नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो ये सारी समस्या उत्पन्न होती है इससे, जातिवाद राजनीति के नकारात्मक प्रभाव के। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देना। तो जब जातिगत राजनीति का नकारात्मक प्रभाव शुरू होता है तो उसका ये है प्रभाव वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा, क्योंकि हर व्यक्ति वोट प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा कैसे मिलता है, तो राजनीतिक दल एवं नेता किसी जाति को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसके उचित एवं अनुचित बातों एवं मांगों का समर्थन करने लगते हैं। जो भी जाति होगी, जो भी शर्त रखेगी उम्मीदवार के समक्ष, तो वह उम्मीदवार उसके सारे शर्त मंजूर कर लेगा, क्योंकि उसे चुनाव जीतना है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, तो राष्ट्रीय हितों के बजाय जातीय हितों को अधिक महत्व दिया जाने लगता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें रूढ़िवादिता को बढ़ावा। रूढ़िवादिता का अर्थ क्या होता है कि जो पुराने समय से कार्य होता आ रहा है उसी को और आगे बढ़ाना, उसे ही कहते हैं रूढ़िवादिता या परंपरावादी। ठीक है, तो रूढ़िवादिता को बढ़ावा, तो इसमें देखिए आगे कि जातिवादी सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। सत्य है बिल्कुल। ठीक है, जिसमें वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता और आधुनिक दृष्टिकोण का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः जातिवाद रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है असुरक्षा की भावना। तो अल्पसंख्यक जाति या समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना का विकास होता है। तो जब हमारे भारत में कोई भी नेता या जो भी राजनीतिक वर्ग होता है, तो जब राजनीति में जाति को ही बढ़ावा दिया जाएगा तो इसमें जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं या जो अन्य समुदाय के लोग होते हैं ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके बाद फिर देखिए जातिगत दबाव समूह सरकारें बड़ी एवं शक्तिशाली जाति संगठनों के दबाव में कार्य करने लगती हैं। तो जो जातिगत संगठन होता है, जो बड़े बड़े संगठन होते हैं, तो इन संगठनों के दबाव में जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं या जो सरकार होती है ये कार्य करती हैं। ठीक है, अतः सरकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपूर्ण समाज के हित में निर्णय लेने से बचने का प्रयास करती है। ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि मात्र जातिगत वफादारी, जाति के आधार पर चुनाव लड़ना एवं जातिगत आग्रह के आधार पर मतदान करना, ये जातिवाद के ही परिणाम होते हैं। ठीक है, जाति के आधार पर मतदान करने से योग्य व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं और जीतने वाला व्यक्ति भी पूरे समाज के प्रति दायित्व न समझकर सिर्फ जाति वफादारी की ओर ही ध्यान देता है। आ रहा समझ में? इसका अर्थ ये हुआ कि जब जाति के आधार पर कोई चुनाव लड़ेगा, ठीक है, तो जाति आग्रह के आधार पर मतदान किया जाता है, तो इसमें क्या होगा कि जो योग्य व्यक्ति है वह चुनाव हार जाता है। और फिर जो व्यक्ति चुनाव जीता है, तो जाति के आधार पर अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीता है तो वह क्या करेगा, तो वह सिर्फ अपनी जाति को बढ़ावा देगा, अपनी ही जाति का विकास करेगा और अन्य जाति का विकास नहीं करेगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें आगे बंधुत्व एवं एकता की भावना को हानि। तो जातिगत राजनीति से बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, तो आपसी भाईचारा एवं एकता की भावना को हानि पहुंचती है। ठीक है, और अपनी जाति हितों के संघर्ष के कारण तनाव उत्पन्न होता है,
वैमनस्यता की भावना उत्पन्न होती है और जो सामाजिक समरसता होती है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है या सामाजिक समरसता को चोट पहुंचती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए, संघर्ष एवं अशांति की संभावना। तो समाज के वातावरण में शांति की जगह संघर्ष एवं अशांति उत्पन्न होने लगती है। जातियां केवल अपने हितों के लिए ही संघर्ष करती हैं और कई बार सरकार के किसी निर्णय से भी देश एवं समाज में अशांति उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है जातिगत राजनीति से। तो ये सब जातिगत राजनीति के नकारात्मक प्रभाव थे फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है राजनीति और जाति की परस्पर क्रिया। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए। अब आप भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को लेकर प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में विस्तृत विश्लेषण किया है और उनके अनुसार भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका से तात्पर्य क्या है। तो इन्होंने बताया है कि जाति के राजनीतिकरण से जो पुराना समाज है वह नई राजनीतिक व्यवस्था के करीब आया है और अब इस प्रक्रिया को उन्होंने 3 चरणों में बांटा है। आ रहा समझ में? तो इसमें क्या कह रहे हैं ये, तो इनका कहना है कि जो पुराना समाज था, तो पुराना समाज अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, राजनीति में आया है। आज अब राजनीति में आया है तो अब इससे क्या क्या परिवर्तन देखने को हमें मिल रहे हैं और इस प्रक्रिया को रजनी कोठारी ने 3 चरण में बांटा है। तो ये 3 चरण इनके कौन कौन से हैं? तो पहला चरण देखिए इसमें कि शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो पहला देखिए इसमें चरण कि भारत का पारंपरिक समाज जब नई व्यवस्था के संपर्क में आने लगा तो ऊंची जातियों ने अधिकार और पद प्राप्ति हेतु राजनीतिक संगठन बनाना शुरू कर दिया या राजनीतिक संगठन बनाए। इससे ऊंची जातियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी या प्रतिस्पर्धा बढ़ी। जैसे राजस्थान में राजपूत और जाट लोग, गुजरात में बनिया और ब्राह्मण तथा पाटीदार जाति, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी जाति। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे दूसरा चरण है कि जाति के अंदर प्रतिस्पर्धी गुट बंदी की शुरुआत। आ रहा समझ में? दूसरा चरण क्या है? तो दूसरा चरण इन्होंने बताया है कि जाति के अंदर ही प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और गुटबंदी की शुरुआत हो गई। तो दूसरे चरण में भिन्न भिन्न जातियों के स्वयं के अंदर भी प्रतिस्पर्धा और गुटबंदी की शुरुआत हो गई। जाति के अंदर, एक ही जाति के अंदर गुटबाजी शुरू हो गई, एक ही जाति के अंदर प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और भिन्न भिन्न जातियों का समूह अधिक से अधिक राजनीतिक लाभ हेतु स्वयं की जाति के नेता का समर्थन करने लगा। इन जातियों के अंदर प्रतिस्पर्धा से संगठनों के मध्य समझौता कराने की भी कोशिश की गई थी और इस चरण की विशेषता थी कि पुराने ब्राह्मण और कायस्थ नेताओं की बजाय व्यवसायी और कृषक जातियों के नेताओं में वृद्धि होने लगी। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर तीसरा चरण इन्होंने बताया है कि जाति बंधन की कसावट में ढीलापन और राजनीति में जाति की व्यापकता। तो प्रोफेसर रजनी कोठारी के अनुसार तीसरे एवं अंतिम चरण में एक और राजनीतिक मूल्यों की प्रधानता बढ़ी है और वहीं दूसरी ओर जाति प्रथा में भी लगाव कम हुआ है। इसके बाद जाति प्रथा में लगाव कम होने के कारण क्या है? तो इससे हमारे भारत में हम देखते हैं कि नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। इसके बाद में शहरीकरण को बढ़ावा मिला, भौतिक उन्नति को बढ़ावा मिलने लगा। ठीक है, इसके बाद में नवाचार की शुरुआत हुई। तो इससे क्या हुआ कि हमारे भारत में जाति प्रथा में कमी आई है, परंतु राजनीति में जाति की व्यापकता और बढ़ी है, राजनीति में जाति का प्रभाव और बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे आपके लिए अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।